Zero Academy. वेलकम बैक टू जीरो अकेडमी। आज हम फिर से देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 के मॉड्यूल 5 मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर पर बेस्ड निम्न के क्वेश्चंस आंसर। आपको पता है कि निम्न इस बार आपके लिए रामबाण की तरह काम करने वाला है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है। इसके बारे में डिटेल हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। सो अभी हम देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन। अब पहला है कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन अ सर्किट। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटेंस बताइए। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाई V, वेयर Q इज चार्ज एंड V इज वोल्टेज। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का यहाँ पे कनेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ एक साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से करंट आपका फ्लो होगा। देखिए करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। और जब भी सीरीज कनेक्शन की बात करता है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कैपेसिटर और रेजिस्टर उल्टा काम करते हैं। मतलब जैसा रेजिस्टेंस में होता था उसका उल्टा होता है उल्टा होता है कैपेसिटेंस में। ध्यान रहेगा, जैसा सीरीज का कनेक्शन रेजिस्टेंस में होता था वैसा पैरेलल में होगा कैपेसिटेंस के लिए। मतलब यहाँ पे अभी सीरीज कनेक्शन है तो टोटल कैपेसिटेंस 1/C टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसा कब होता था रेजिस्टेंस के केस में? पैरेलल कनेक्शन में। जबकि कैपेसिटेंस के केस में वो सीरीज कनेक्शन में ऐसा होता है। तो सीधी सी बात है, जब पैरेलल होगा तब की कंडीशन में सीधा सीधा जोड़ देंगे। मतलब हम C की बात करें, अगर वो पैरेलल होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा जब समांतर श्रेणी पे होगा। क्लियर है? अभी कंडीशंस की बात करें, होप सो ये लिखा होगा 30, ये 10 और ये 30। तो दिस मच इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ऐड कर देंगे ये 30 और 30, ये हो जाएगा 2/30 प्लस 1/10। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5/30, ये है 1/CT। सो इसको उल्टा कर देंगे तो CT इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/5 मतलब कि 6। ये हो जाएगा माइक्रो फैराड, क्योंकि यही इसका यूनिट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है इसका कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। पहले क्वेश्चन में ही तो दिखाई दे रहा है माइक्रो फैराड। ऑप्शन में देखिए महो, हेनरी, फैराड, कुलाम। क्लियर है? महो जो होता है आपका, मैंने बात किया था ओम का उल्टा, ये इलेक्ट्रिकल की बातें हैं। तो ओम का उल्टा यदि हम इन्वर्स करते थे तो वो क्या होता था, कैपेसिटेंस कंडक्टेंस का, चालकता का इकाई होता है महो। हेनरी इंडक्टेंस का होता है, फैराडे कैपेसिटेंस का होता है, और वहीं पे कूलम बात करें तो ये चार्ज का इकाई होता है। इंडिविजुअली कभी भी किसी का भी पूछ सकता है। एसआई यूनिट जो होता है कैपेसिटेंस का, एसआई यूनिट फैराड होता है। चूंकि ये बड़ा वैल्यू होता है इसीलिए इसके साथ माइक्रो टर्म को यूज किया जाता है, माइक्रो फैराड या फिर पिको फैराड। माइक्रो कहने का मतलब क्या है, 10⁻⁻6 फैराड। इसका मतलब क्या है, 10⁻12 फैराड। क्लियर है? तो जनरली माइक्रो फैराड को यूज किया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट क्या है बोलेगा तो फैराड है। और इसका सीजीएस सिस्टम में यदि पूछता है, अगर क्वेश्चन ने पूछा कि कैपेसिटेंस का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका स्टेट फैराड। मतलब ये जो फैराड है इसके सामने में आपको क्या जोड़ देना है, स्टेट, STAT। स्टेट फैराड सीजीएस सिस्टम के तहत इसका इकाई होता है। What is the capacitance value of a capacitor that required 0.5 coulomb to charge to 35 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटेंस क्या होगा। आपको पता है C इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q/V। यहाँ पर देखिए रिक्वायर कुलम बोल रहा है, मतलब ये चार्ज का वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाई वोल्ट दिया हुआ है 35, ये हो जाएगा 35। ये हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस मच इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो है 0 जो है नीचे आ जाएगा। अगर इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स में, मीन्स ये हो जाएगा 1/70। 1/70 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा 0.014 फैराड। क्लियर है?
डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम कैसे होगा, हम कम कैसे कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, देखिए अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस दिख रहा है, प्लेट एरिया दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ध्यान रखिएगा कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला जिस पर वो डिपेंड करता है वो फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये इसका फॉर्मूला है जिस पर वो डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, यदि क्वेश्चन आता है तो आप Q या V नहीं बोलेंगे, कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन नॉट A और D पे। है क्या क्या चीज़ ये हम देख लेते हैं। A जो होता है ये होता है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट के साथ ये समानुपाती व्यवहार दिखाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है। क्लियर है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस को कम कैसे कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हमें एरिया को कम करना पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा एक तरीका। जैसे कि पहला बोला है इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, अगर प्लेट एरिया को आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, प्लेटों के बीच प्रतिरोध बढ़ाकर। बीच में प्रतिरोध की बात मतलब क्या है, हम इसकी किसकी प्रतिरोध वाली तो यहाँ पे बात नहीं है, डाइलेक्ट्रिक वाली बात आती है जब इसमें करते हैं। रेजिस्टेंस वाली बातें इलेक्ट्रिकल के चीज़ों में आएगी। यहाँ पर देखते हैं इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट की मध्य दूरी, ये जो D है यही होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। बेसिकली कैपेसिटर को हम इस तरीके से शो करते हैं, कैपेसिटर जो बनता है हमारा, ये एक प्लेट हो गया और मान लीजिए ये दूसरा प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है अगर वो ज़रूरत हो तो, अगर नहीं होता है तो एयर या एज अ वैक्यूम, अलग अलग जो कैपेसिटेंस के टाइप होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे मटेरियल फिल होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको D बोलेंगे और प्लेट एरिया A हो जाएगा। तो इन दोनों के दूरी पे निर्भर करता है और वो भी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये D का मान बढ़ेगा तो ये C का मान कम होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट इस केस में C। क्लियर बात है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की मैं बात किया, ये है एरिया, ये है D और ये है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान पे रखिएगा, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है। ये हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं वहाँ पर भी इस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। अगर कभी पूछ दिया तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है। क्लियर है। ऑप्शन है आपका एयर, स्टील, वाटर और प्लैटिनम। तो इसका करेक्ट आंसर होता है वाटर। H2O जो है वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, H2O। इसके साथ साथ हो सकता है आपको कुछ और एग्जाम्पल में कभी पूछ दे ऑप्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि इसका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो और जो होते हैं कॉपर, जिंक, मरकरी, Hg, सिल्वर, गोल्ड और आपका H2O तो है ही है। क्लियर है। इसके साथ साथ डायरेक्ट केवल H2 की बात करेगा या फिर अल्कोहल की बात करेगा, तो ये सारे चीज़ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में ऑप्शन में दे दे। विच फैक्टर अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ध्रुवीयता को प्रभावित कौन करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्रुवीयता को प्रभावित करने के लिए सीधे सीधे से जिम्मेदार होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर बी। करंट का डायरेक्शन चेंज होने से पोलैरिटी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो चेंज हो जाता है, जो ध्रुवीयता जो NS पोल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं यदि हम जैसे कि अभी मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो करंट इधर जा रहा है और ये N है और ये S है, तो अगर करंट का डायरेक्शन आप बदल दोगे तो ये जो डायरेक्शन है वो वापस इधर S और इधर N हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाता है। डिटेल स्टडी इसके बारे में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस जब पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF जो होता है, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। MMF जो बोला जा रहा है आपको,
इज इक्वल्स टू होता है n इंटू आई। n होता है नंबर ऑफ टर्न्स और i फॉर करंट होता है। नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो टर्न्स लिखा हुआ है, और करंट का यूनिट होता है आपका एम्पेयर। फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू आई होता है, n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, और i करंट है, तो एम्पेयर इंटू टर्न्स, एम्पेयर इंटू टर्न्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर MMF। व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ 3 इंडक्टर L1, L2, L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज? बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, ये जितने अपोज करने वाली जो चीज़ें हैं वो है एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये एक जैसे काम करते हैं। काम करने का मतलब फॉर्मूले के लिए आपको याद रहे इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं। मतलब सीरीज कनेक्शन में जोड़ना होता है R1 प्लस R2, वैसे ही L1 प्लस L2 ये सीरीज कनेक्शन हो गया। लेकिन इसके सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं हम, 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये C है ये इन दोनों के हिसाब से उल्टा चलता है, लेकिन R और L एक जैसा चलता है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सीधा सीधा जोड़ देंगे। इसमें बोला है कनेक्टेड इन सीरीज, अगर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो एक साथ तीनों को जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस? परमियंस की इकाई क्या है? ये है मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है? तो परमियंस होता है वेबर डिवाइडेड बाय एम्पेयर टर्न। एम्पेयर टर्न कहाँ से अभी हमने देखा था, MMF जो हमने ऊपर जो निकाला था, ये देखिए MMF, ये क्या होता है हमारा एम्पेयर टर्न होता है, डिवाइडेड बाय ऊपर में है इसका वेबर। कुल मिला के फ्लक्स डिवाइडेड बाय MMF जो होता है ये है परमियंस का फॉर्मूला। परमियंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वाइज भी आपको पूछ सकता है, परमियंस इज इक्वल्स टू φ/MMF। फाई जो होता है ये फ्लक्स है और फ्लक्स का इकाई होता है वेबर, फ्लक्स की इकाई वेबर। MMF की इकाई हमने देखा था, MMF इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो टर्न्स एम्पेयर डिवाइडेड बाय में होगा, तो इसलिए डिवाइडेड बाय में एम्पेयर टर्न, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। परमियंस एक्चुअल में है क्या? अभी हमने जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो होता है उसका उल्टा होता था कंडक्टेंस, आपको पता है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया। जो रेजिस्टेंस जो होता था R, रेजिस्टेंस का यदि हम उल्टा कर दें तो ये हो जाता था कंडक्टेंस। वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही यहाँ पर होता है रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं रिलक्टेंस। ये रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा MMF डिवाइडेड बाय फाई, ये फॉर्मूला होता है रिलक्टेंस का। और परमियंस जो होता है वो रिलक्टेंस का इन्वर्स होता है। जैसे कंडक्टेंस इसका इन्वर्स है रेजिस्टेंस का, वैसे ही परमियंस इसका उल्टा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला पलट जाएगा और φ/MMF हो जाएगा। इसलिए आंसर परमियंस का पूछेगा तो वेबर पर एम्पेयर टर्न, और अगर रिलक्टेंस का फॉर्मूला यूनिट पूछेगा तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एम्पेयर टर्न डिवाइडेड बाय वेबर। क्लियर है? कुछ इस तरीके से। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ये बेसिकली सोलेनाइड की बात कर रहा है। सोलेनाइड में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया जाता है। राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से, ये जो हाथ का जो उंगली का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को दिखाता है, और जो थंब जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, करंट को दिखाता है। जब फोर्स की बात आती है तब की कंडीशन में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड के केस में जाते हैं। मतलब जहाँ पे केवल दो चीज़ें का पता लगाना होता है, मतलब सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक करंट और फील्ड, उस कंडीशन में राइट हैंड थंब रूल काम आता है। लेकिन जहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती है, करंट, फील्ड और फोर्स, तो वहाँ पे हमारा फ्लेमिंग का नियम काम करता है। क्लियर? विच मटेरियल इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? क्वेश्चन नंबर 13। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। अब बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। पैरामैग्नेटिक में ऑप्शन आपको दिया है क्लिंट वायरिंग, तांबा, बिस्मिथ और ग्राफाइट के बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का, कॉपर, तांबा। कॉपर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉपर जो होता है वो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक दोनों होता है, लेकिन हम बात करें कॉपर प्लस वन जो होता है, कॉपर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नहीं होने के कारण कॉपर प्लस वन जो होता है ये डायमैग्नेटिक को शो करता है, सफ़ेद कलर का होगा, डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेज की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है और कलर्ड होता है। तो अगर हम 2 प्लस के हिसाब से देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉपर होगा। हालांकि यहाँ पे आपको जो निम्मी का जो आंसर सेट जो अवेलेबल कराया गया उसमें सीधा सीधा कॉपर बोल दिया गया, लेकिन कॉपर जो है आपका डायमैग्नेटिक के अंतर्गत लिया जाता है। लेकिन जब कॉपर 2 प्लस की जब हम बात करते हैं तब ये अनपेयर्ड होता है और उस कंडीशन में कॉपर को पैरामैग्नेटिक के केस में कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पैरामैग्नेटिक में और किसको किसको लिया जाता है, जैसे कि है एल्युमिनियम है आपका, ये आपका पैरामैग्नेटिक में कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ सोडियम है आपका, ऑक्सीजन O2 है, इवन इसके साथ साथ मैग्नीज और कैल्शियम जो है, मैग्नीज और कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था बस वैसे ही है। उम्मीद करते हैं ये 10, 10 और 20 लिखा हो, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, इसलिए क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है और सीरीज़ में कैपेसिटर को 1/C टोटल को इन्वर्स करके जोड़ा जाता है। दिस मच इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/10 प्लस 1/20, तो यहाँ से 2 कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 4 कर देंगे। दिस मच इक्वल्स टू 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 20, तो CT इज इक्वल्स टू, इसको उल्टा कर देंगे, इसको हमने उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 20/5 हो जाएगा, 5 से कटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 4 माइक्रोफैराड, म्यू माइक्रो होता है और FD का मतलब होता है फैराड, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज X इन BH कर्व। BH कर्व, ये जो आपको जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है इसको हम हिस्ट्रेसिस कर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको हम हिस्ट्रेसिस कर्व भी कहते हैं। या फिर ये क्या है, BH कर्व। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एरो है X एक्सिस जो है ये H को शो कर रहा है और Y एक्सिस जो है ये B को शो करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर H का आने का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और B होता है फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लेंथ है ये किसको शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो टोटल वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट है ये शो करता है कोअर्सिविटी को। ये जो पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये दिखाता है कोअर्सिविटी, मतलब ये O पॉइंट से लेकर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये A पॉइंट ले लूँ, तो इस O से A तक ये आपका है पॉजिटिव कोअर्सिविटी, और यहाँ से यदि मैं ये B लिख लूँ तो यहाँ से O से ये B तक है ये निगेटिव कोअर्सिविटी। क्लियर है। उसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये दिखाई दे रहा है सैचुरेशन पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्मॉल a और ये मैं लिख लूँ स्मॉल b, तो ये स्मॉल a है, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और ये हमारा नेगेटिव वैल्यू के साथ सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे b और h दोनों का वैल्यू नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये है सैचुरेशन पॉइंट, ये है हमारा ये जो डिस्टेंस है या यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट को बोलिए, तो ये है कोहर्सिविटी को शो करता है। इसके साथ साथ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। और नेक्स्ट है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ये पॉइंट शो करता है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है हम इसकी बात करें तो ये शो कर रहे हैं हमारे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। इसको मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैं I लिखता हूँ, तो O से I तक का, और यहाँ से यहाँ मैं नीचे यदि लिखूँ O से I डैश तक का,
तो ये जो वैल्यू है ये हमारा शो करता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को एक और शब्द से लिखा जाता है, कहीं आपको पूछ दे तो ये होता है रिटेंटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? रिटेंटिविटी। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही रिटेंटिविटी कहलाता है, और वो पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट, ये रिटेंटिविटी है। अब आप समझिए, अगर इस मैं कर्व की बात करूं, इस कर्व पे ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जहाँ जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे एक्स एक्सिस का मान शून्य होगा। मतलब मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे एच का वैल्यू जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, लेकिन बी का वैल्यू ज़ीरो नहीं होगा। इस पॉइंट पे बी का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव, और अगर नीचे पे देखूंगा तो बी का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, लेकिन एच का वैल्यू तो मुझे फिक्स है कि यहाँ पे मुझे ज़ीरो मिल रहा है। तो रिटेंटिविटी में क्या होता है कि एच का वैल्यू ज़ीरो होगा और बी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या फ्लक्स डेंसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ये शो करता है हमारा रिटेंटिविटी को। लेकिन कोहर्सिविटी की बात करें, कोहर्सिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो होता है, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसमें हम अलग से बीएच कर्व को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके यूज़ क्या है, क्या क्या ये बताता है, ये कोहर्सिविटी और रिटेंटिविटी होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। What precaution to be taken before connecting the different voltage rating capacitor in a series? सीधी सी बात है, दो कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब आप समझते हैं कि सिंपली आपके घर में जो फैन लगा होता है, उस फैन में जो कैपेसिटर जो लगा होता है वही कैपेसिटेंस कैपेसिटर है। क्लियर है? तो उसको कनेक्ट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पता है कि Q इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V। मतलब कैपेसिटेंस यहाँ पे किस चीज़, इसमें कैपेसिटेंस में वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है, फॉर्मूले से ही V दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जब भी हम कभी अलग अलग कैपेसिटर को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो टोटल सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन नंबर बी कि प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इसके वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? मैंने कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि कंडक्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। मैं आपको बताया था कि रिलक्टेंस जो होता है, रिलक्टेंस जो होता है ये मैग्नेटिक सर्किट में होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट पे बात करें तो रिलक्टेंस के बराबर होता है रेजिस्टेंस। मतलब जैसा रिलक्टेंस है मैग्नेटिक में, वैसा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। यहां पर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R होता है, मतलब इसका उल्टा होता है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि रिलक्टेंस का उल्टा क्या होता है, और रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस होता है। ये हमने कुछ देर पहले ही देखा है। यहाँ पे ये बात कर रहा है रिलक्टिविटी, तो रिलक्टिविटी क्या होगा? जैसे कि रेजिस्टेंस का होता था रेजिस्टिविटी, वैसे ही रिलक्टेंस का आएगा रेजिस्टिविटी। क्लियर है? और उसका उल्टा हो जाएगा परमिएबिलिटी, जिसको हम आगे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? क्वेश्चन में रिलक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, ये तो हमने कुछ देर पहले ही देखा था। रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था, R इज इक्वल्स टू MMF डिवाइडेड बाई होता है फ्लक्स फाई, MMF होता है आपका N इंटू आई डिवाइडेड बाई फाई। N का होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एक I का होता है एम्पेयर, तो एम्पेयर इंटू टर्न्स और डिवाइडेड बाई में फ्लक्स का होता है वेबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड वोल्टेज V? जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, यही फॉर्मूला ये पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चंबक की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? सीधी सी बात है, फील्ड को हम बढ़ा देते हैं। इंक्रीजिंग द फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने से बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which defines the flux density is always lagging behind the magnetizing force? फ्लक्स डेंसिटी मैंने बी से शो किया था, ये हमेशा लेग होता है, पीछे होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स H से। ये कौन शो करता है?
कौन डिफाइन करता है, तो इसका आंसर होगा हिस्टेरेसिस। कुछ देर पहले मैंने आपको हिस्टेरेसिस कर्व एक्सप्लेन किया। उस हिस्टेरेसिस कर्व पे बेसिकली ये जो हम देख रहे थे, इसमें ये क्या था, हमारा बी था और ये एच था। हिस्टेरेसिस जो होता है इसका मतलब ही होता है लेगिंग बिहाइंड। हिस्टेरेसिस शब्द का मतलब ही होता है लेगिंग बिहाइंड, याद रखिएगा। हिस्टेरेसिस को हिस्ट्री से जोड़ के मत पढ़िएगा, हिस्टेरेसिस का मतलब हिस्ट्री नहीं होता, हिस्टेरेसिस का मतलब लेगिंग बिहाइंड होता है। तो डायरेक्टली ये दिखाता है कि फ्लक्स डेंसिटी बी जो है वो हमेशा लेग करता है किसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर कैपिटल एच को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सराउंडिंग मेटल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास यदि कोई मेटल रखा जाता है, आपको पता है कि मेटल एक कंडक्टर होता है, तो अगर फील्ड है उस फील्ड के पास में अगर कोई कंडक्टर रखा जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें करंट जनरेट होगा। क्लियर है, करंट जनरेट होगा मतलब भंवरधारा इस एडी करंट। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। एयर कैपेसिटर किस में इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आपका जवाब है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर पे आपका एयर कैपेसिटर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट विल हैपन इफ पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज रिवर्सली कनेक्टेड। सबसे पहली बात ये तो आप समझिए कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है ये बेसिकली एसी के लिए बना ही नहीं होता, इसको एसी में इस्तेमाल नहीं करते, चाहे आप सीधा इस्तेमाल करो या उल्टा इस्तेमाल करो, तो इसको आपको एसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होता। पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डीसी के लिए बना होता है, और डीसी में भी अगर हम सही तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं तब की केस में, अगर हम सही तरीके से कनेक्ट नहीं किए तो उड़ जाएगा। क्लियर है, अगर हम इसको रिवर्स कंडीशन में या गलत तरीके से रॉन्गली कनेक्टेड करते हैं तो अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ देर पहले हमने देखा था, एक मिनट, कुछ देर पहले हमने डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ही देखा था और उसके बाद वापस हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखा था। अब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन सा होगा। क्लियर है, तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का यहाँ पर ऑप्शन जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है लकड़ी, क्योंकि निकेल जो होता है वो तो फेरोमैग्नेटिक में आता है। प्लैटिनम जो होता है आपका प्लैटिनम और मैग्नीज जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये दोनों जो हमने देखा था ये है हमारा पैरा, और निकेल जो है ये होता है फेरोमैग्नेटिक में फेकोनी आप याद रखिएगा, कोबाल्ट निकेल, फेरस कोबाल्ट निकेल ये फेरोमैग्नेटिक में आता है। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ देगा तो ये फेरोमैग्नेटिक, और प्लैटिनम मैग्नीज आपका पैरामैग्नेटिक, हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो बच गया क्या हमारा ऑप्शन वुड, लकड़ी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स मतलब फाई पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, सॉरी ये लिखेंगे वेबर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यदि होगा तो वो हमारा आंसर होगा। तो ये वेबर डिवाइडेड बाय मीटर बस है, मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, एम्पेयर टर्न नहीं होगा, आंसर आ जाएगा टेस्ला। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही कैपिटल टी टेस्ला से दर्शाया जाता है। क्लियर है, तो इसका ऐसा यूनिट फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आंसर हो जाता है हमारा टेस्ला, जो कि किसके बराबर होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेट द शेप ऑफ बी एच कर्व हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल। उसका शेप, बी एच कर्व जो हमने देखा था उसका शेप क्या इंडिकेट करता है। बहुत बढ़िया बात भाई, बी एच कर्व जो हम बनाए थे ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये फ्लक्स डेंसिटी है, तो ये सीधा सीधा किसको रिलेट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिलेट करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को दर्शाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसका जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से बी एच कर्व का शेप बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको बनाते हैं कुछ का जो है ऐसा पतला बनता है, कुछ का कर्व जो है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मोटा बनता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टील का, तो स्टील की बात करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन हम सॉफ्ट आयरन की बात करेंगे तब के केस में डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, ये डायग्राम पूछा जाता है कई बार, ये डायग्राम देके डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टील के लिए कौन सा बी एच कर्व बनेगा और सॉफ्ट आयरन के लिए कौन सा बनेगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। ये भंवर धारा जो होता है इसके समानुपाती कौन सा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हमारे दिमाग में यही आता है कि जब भी करंट बोल देता है तो हम या तो V को खोजने लग जाते हैं या फिर रेजिस्टेंस को खोजने लग जाते हैं। ऐसा इस केस में नहीं है। एडी करंट डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि एडी करंट डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एडी करंट ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एडी करंट कम होगा। जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है तो उसके लिए एडी करंट कम होगा, लेकिन अगर हम 100 किलो हर्ट्ज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर उसका एडी करंट ज़्यादा होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, एडी करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें कि परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो इसका कारण है परमिएबिलिटी का फ्लक्स डेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या है आपका, जो डिपेंड करता है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा जो डिपेंड करता है वो है आपका करंट। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला होता है इसका परमिएबिलिटी का NI डिवाइडेड बाई फाई। तो फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करेगा। सॉरी, मैं यहाँ पे परमिएंस की बात कर रहा था। क्वेश्चन में पूछा है परमिएबिलिटी, ये फॉर्मूला है हमारा परमिएंस का। परमिएबिलिटी की बात करते हैं। परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है हमारा B/H। ये परमिएबिलिटी है, B/H होता है, और ये B जो है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो आपको पता है, या हम ये कह सकते हैं फील्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा फ्लक्स डेंसिटी B। ध्यान रखिएगा, ये परमिएंस के लिए है और ये परमिएबिलिटी होता है। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक। इस पे अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सा टाइप का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, रट लो। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटनम टाइप का कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन अगला, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट ऑकर। क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटर पे भैया जब सर्किट ही खुल गया। जब सर्किट ही खुल गया तो काम नहीं करेगा, और क्या है, जब सर्किट लगा रहेगा तभी तो काम करेगा। ओपन हो गया सो इट विल नॉट फंक्शन। What will be the change in value of capacitance if a distance of plates are decreased in a capacitor? अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा आपको पता है, C इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये है, इसमें बोल रहा है कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ प्लेट्स आर डिक्रीज्ड, अगर इसको कम कर दिया जाता है, अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली इसका मान बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। ये कौन सा प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ये इधर लिखा है नॉर्थ, इधर लिखा है साउथ, ये उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसकी दिशा को बता रहा है। दिशा को बता रहा है मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिशीय विशेषता। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। वापस फिर से घूम फिर के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये फिर आ गया। सो पैरामैग्नेटिक ऑप्शन दिया है आपको एयर, स्टील, ग्लास एंड वाटर। हमने देखा था कि वाटर वगैरह जो है वो तो आपका डायमैग्नेटिक में आता है, यहाँ पे है एयर। एयर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग इज यूज्ड टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट या स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमेशा इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेस। इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी तक हम कैपेसिटेंस डील कर रहे थे, अभी इंडक्टेंस के बारे में पूछ रहा है। आपको ध्यान रखना होगा इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, L इज इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L। ये म्यू परमिएबिलिटी है, आपको पता है। N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर है, A फॉर एरिया, एंड L जो है जो कॉइल जो होता है उसके बीच की दूरी या लंबाई जो होता है वो होता है L। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि दूरी बढ़ती है तो L क्या होगा। ऑब्वियसली यदि इसका मान बढ़ेगा, ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसका मान यदि बढ़ेगा तो इसका मान ऑब्वियसली घटेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डिक्रीजिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन अ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 35, इंसुलेटर आपका जो कैपेसिटर जो होता है कुछ इस तरीके से दो प्लेट होते हैं,
ये दो प्लेट जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये नेगेटिव है, जिसका एरिया a होगा। तो इसके बीच में यदि हम कोई डाइइलेक्ट्रिक बीच में कुछ सामान ऐसा डाल देते हैं, कुछ चीज़ें, ये कहलाता है इसका डाइइलेक्ट्रिक। तो ये काम क्या करता है, तो बेसिकली ये जो है प्रिवेंट करता है, रोकता है इन दोनों के बीच के धारा प्रवाह को। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस बीच में जो धारा प्रवाह होगा उसको ये रोकेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन अ कैपेसिटर? कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया ऑफ प्लेट इज अ करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन RF कपलिंग सर्किट? RF कपलिंग सर्किट पे इस्तेमाल किया जाता है मोनोथिलिक को। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना होगा। तो ये तो था आपका सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 5 का मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चंस जो निम्मी के द्वारा जारी किया गया था। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ पर, कुछ भी चीज़ पर डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या इनमें से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको सेपरेट यदि वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, या फिर आप हमारे FB पेज में आइए, या फिर आप हमारे ब्लॉगर में आइए। आपको जहां मन करता है आप वहां पे आइए और हमसे क्वेश्चंस पूछिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।